हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म आइसक्यूब एजुकेशन ग्रुप पर। गाइस सभी को पता है यहाँ पे हम सेट पेपर देखते हैं। तो आज हमारा सेट नंबर है 9। ठीक है, आज हमारा सेट नंबर है 9। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लेंगे और सेशन को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर करेंगे और जो भी नए हैं सब्सक्राइब याद से कर लेंगे। ठीक है, और गाइस शाम को मैंने बहुत ही प्यारा सा बहुत ही अच्छा सा टॉपिक कराया है, शपथ। ठीक है, शपथ वाला और शपथ और त्याग पत्र। ठीक है, जो भी मुख्य पद हैं हमारे संविधान के, हमारे भारत के जो भी मुख्य मुख्य पद हैं, ठीक है, वो सब किसको शपथ देते हैं, किसको त्याग पत्र देते हैं। तो वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने भी नहीं किया जाके उसको याद से देख लें। ठीक है, क्योंकि वहां से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। ओके गाइस, यहाँ पर एक चीज और याद रखेंगे कि अपना स्कोर भी याद रखेंगे। ठीक है, ये टैगलाइन डलवाने का यही मेरा मतलब है कि अगर आप 50 में से 35 सही कर लेते हो, ठीक है, 50 में से अगर आप 35 ठीक कर लेते हो, तो आपका सिलेक्शन जो है ना पूरा का पूरा श्योर हो जाता है एकदम कि हाँ आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो कोशिश करें जो भी आप क्वेश्चन हल करते हैं, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक पेपर कॉपी पेपर पेन लेके बैठे। ठीक है, उस पर आप लिखते जाएं कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए कितने सही। ठीक है, वो अगर आप करेंगे तो आप खुद का मूल्यांकन खुद कर पाएंगे। ठीक है, और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ये एक तरीके से आपका टेस्ट है। ठीक है, एक तरीके से आपका ये मान लीजिए ये टेस्ट है, तो इसमें ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए, तो गाइस ये आईएसक्यू का टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लेंगे। सारे पीडीएफ आपको यहीं मिलेंगे और ये व्हाट्सएप ग्रुप है, तो इसको ज्वाइन कर लेंगे। जो भी क्वेरीज होंगी यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अवज्ञा के माध्यम से स्वतंत्रता के लेखक हैं। ठीक है, निम्न में से कौन अवज्ञा, ठीक है गाइस, अवज्ञा के माध्यम से स्वतंत्रता के लेखक हैं। तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन। ठीक है, सभी को पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया, गांधी जी ने चलाया। ठीक है, अवज्ञा, लेकिन ऑप्शंस में गांधी जी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है गाइस, सी आर दास, चितरंजन दास। ठीक है, जिनको सी आर दास भी कहते हैं, चितरंजन दास। ठीक है, ये क्या है, अवज्ञा के माध्यम से स्वतंत्रता के लेखक, यानी अवज्ञा के माध्यम से स्वतंत्रता पाने में विश्वास रखते थे ये। ठीक है, तो चितरंजन दास ने एक संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, एक पार्टी की स्थापना की थी, क्या थी, स्वराज पार्टी। ठीक है, स्व ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी स्वराज पार्टी की। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, स्वराज दल या स्वराज पार्टी, तो चितरंजन दास थे। ठीक है, स्वराज दल भी कह देते हैं कहीं कहीं, तो चितरंजन दास। और इसके अगर महासचिव पूछ लिए जाएं तो कौन थे गाइस, तो वे थे आपके मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और कब की गई थी इसकी स्थापना, तो ये की गई थी 1923 में। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 में सी आर दास द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में समान लवणता वाले स्थान किससे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो समान लवणता, ठीक है, समान लवणता वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो लाइन है, जो रेखा है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, समान लवणता वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं या किससे जुड़े होते हैं, तो गाइस क्या कहते हैं, ये होती है आइसो हेलाइन। ठीक है, तो यहाँ हेलाइन शब्द पकड़ना है, हेलाइन। ठीक है, आइसो हेलाइन जो है आपकी समान लवणता, ठीक है, लवणता, ठीक है, सेलिन यानी खारा जो होता है उसको जोड़ने वाली लाइन होती है आइसो हेलाइन। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, समुद्र में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे समुद्र में होती है। ठीक है, समुद्र की जैसे स्तर होते हैं ना, तो वहीं पे समान लवणता, जहां जहां समान लवणता होगी उसको, दो लाइन को, दो रेखाओं को जो जोड़ेगा ना, जो जल स्तर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आइसो हेलाइन। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी है। ठीक है, वेस्ट में, ओके, वेस्ट की ओर बहने वाली नदी इनमें से कौन सी है, तो गाइस कौन सी है, यहाँ पर हमारा आंसर तो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। ये है हमारा प्यारा भारत का जो है नीचे का वेस्ट का नक्शा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये गुजरात हो गया, तो हमारी नर्मदा नदी ऐसे निकल के आती है और यहाँ से ऐसे बहती है। ठीक है, तो ये वेस्ट में बहती है। बाकी कृष्णा, महानदी और गोदावरी, ये तीनों क्या है, इधर बहती हैं पूरब की तरफ। ठीक है, ईस्ट की तरफ। ओके, कृष्णा सबसे ऊपर, यहाँ महानदी होती है, उड़ीसा से होती हुई जाती है। ठीक है, कृष्णा फिर गोदावरी। ठीक है, ये ऐसे इधर की साइड बहती हैं, तो इसे याद रखेंगे, पूरब और पश्चिम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क पूछा जा रहा है कि यूनेस्को की जो प्राकृतिक सूची है उसमें कौन सा शामिल है, या यूनेस्को में इनमें से कौन सा उद्यान शामिल है, तो गाइस कौन सा है,
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। केवलादेव नेशनल पार्क किसमें है? यूनेस्को की विश्व धरोहर की प्राकृतिक सूची में शामिल है। अब आपका एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये किस राज्य में है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि केवलादेव किस राज्य में है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस दिन को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया जाता है या जाना जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टर एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ठीक है। इसको प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या सीधी कार्रवाई दिवस के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में कहेंगे तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या सीधी कार्रवाई दिवस, ठीक है। डायरेक्टर एक्शन डे, ठीक है। किसको? तो गाइस याद होगा आप सभी को 1946, ठीक है, जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय में ये किसने कहा था? मुस्लिम लीग ने, ठीक है। मुस्लिम लीग ने यहाँ पर 16 अगस्त 1946 को क्या है? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया था इसको, ठीक है। कहा था है हमें या तो अलग राष्ट्र दे दो वरना हम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यहाँ पे मनाएंगे, ठीक है। चलिए, फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा, ठीक है, काशी को। तो पूछा जा रहा है किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा, ठीक है। तो किसको कहा? किसने कहा? तो टेवर्नियर, ठीक है। टेवर्नियर एक ऐसा फ्रांसीसी यात्री था गाइस जिसने काशी को क्या कहा था? भारत का एथेंस कहा था। भारत के एथेंस की जो है इसको उपाधि दी थी, ठीक है। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम डैश से होता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किससे होता है, या ग्लेशियर्स के नाम दे रखे हैं, किस ग्लेशियर से या किस हिमनद से होता है, ठीक है। तो देखते हैं किससे होता है गाइस। ऑप्शन बी होगा चेमा युंगडुंग हिमनद, ठीक है। चेमा युंगडुंग हिमनद से क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम होता है, वहां से ये निकलती है, ठीक है। तो इसे याद रखें, उद्गम मतलब जहां से नदियां निकलना शुरू होती हैं, ठीक है, वो होता है, ठीक है। तो उद्गम है, ठीक है। और इसका मुहाना कहाँ होता है? मुहाने का मतलब है जहां पर इनका एंड होता है, जहां पर ये अपना जो है लास्ट में जल विसर्जित करती हैं। तो क्या है? सभी को पता है जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, ठीक है। गंगोत्री, यमुनोत्री, ये तो सब गंगा यमुना, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर इन्हीं से निकलती है, ठीक है। 1920 में स्थापित अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का पहला अध्यक्ष पूछा जा रहा है गाइस, कौन था, ठीक है। तो 1920 में पहली बार तो याद रखेंगे कि अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, ठीक है। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। तो ईयर बहुत याद रखना है अच्छे से क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो कब हुई? 1920 में। तो एक क्वेश्चन आपका यही हो गया। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे गाइस, ठीक है। मजदूर संघ कांग्रेस जो थी उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? लाला लाजपत राय, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे लाला लाजपत राय जो है इसके पहले अध्यक्ष थे, ओके। ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट है काफी, तो याद रखेंगे, ओके। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता, ठीक है, गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे, गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है इसको, ओके। अखिल इसको गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, या गाइस इस हाँ ठीक है गांधी इरविन समझौता। तो पूछा जा रहा है इसका अनुमोदन किया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ठीक है। तो गाइस ये किस अधिवेशन में किया गया था? ये वही अधिवेशन है आपका कराची अधिवेशन, ठीक है। कौन सा है गाइस? कराची, ठीक है। कराची अधिवेशन में क्या था? गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता जो था उसको किया गया था, उसको लाया गया था। और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो गाइस कौन थे? पटेल, ठीक है। पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक। इसको याद रखेंगे। और ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1931, ठीक है। 1931 में हुआ था, 1931 में। तो उसे भी याद रखना है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931 में, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? पटेल जी थे। कराची अधिवेशन जिस वर्ष हुआ उस समय कौन सा समझौता हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता जब हुआ था उस समय कांग्रेस की कौन सी क्या बोलते हैं बैठक हुई थी? तो कराची बैठक हुई थी। किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन हर पहलू से, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करनी है हर पहलू से, ठीक है। चले, कॉफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से थे? ठीक है, कॉफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से थे? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कॉफी
अन्नान किस अफ्रीकी देश से थे। तो गाइस यहाँ पे कुछ अफ्रीकी देश दे रखा है, तो किस देश से थे, ठीक है, तो ये थे घाना से। ओके, कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से थे, तो ये घाना से थे। घाना का एक अफ्रीकी देश है। ये आपका ऐप है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। चलिए, निम्न में से किसे भारत में स्वर्ण क्रांति का जनक, ठीक है, स्वर्ण क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है, स्वर्ण क्रांति का जनक, गोल्डन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं, किसको माना जाता है, ये पूछा जा रहा है गाइस। तो किसको माना जाता है, निरपक टूटेज, ठीक है, निरपक टूटेज को जो है स्वर्ण क्रांति का जनक माना जाता है भारत में। ओके, चलिए, निरपक टूटेज को भारत में स्वर्ण क्रांति का जनक माना जाता है। ओके, चलिए, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है, ठीक है, भारत और चीन के बीच में जो सीमा है, ठीक है, जो लाइन है, जो बॉर्डर है, वो क्या कहलाता है। ओके, तो क्या कहलाती है, भारत और चीन के, देखिए, रेड क्लिफ, डूरंड और यहाँ पे आपकी रेड रेखा, ठीक है, तो आपकी जो रेड क्लिफ है और डूरंड है, ठीक है, डूरंड तो आपकी अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है, डूरंड हम कह देते हैं भारत अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन मूल रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ आपकी भारत एवं पाक, ठीक है, भारत एवं पाक के बीच में है, और मैकमोहन रेखा आपकी भारत एवं चाइना, ठीक है, चाइना के बीच में है। तो याद रखेंगे, ऑप्शन क्या होगा आपका, सी होगा, ठीक है, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है गाइस, तो मैकमोहन रेखा है। ओके, इसे याद रखेंगे, मैकमोहन रेखा है। ओके, चलिए, अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि बीसीसीआई के 36 अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, ठीक है, या हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष किसे चुना गया, तो गाइस कौन है, रोजर बिन्नी, ठीक है, रोजर बिन्नी को चुना गया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि अक्टूबर में अभी लेटेस्ट ही चुने गए हैं, बहुत पुराना नहीं है, ठीक है। तो रोजर बिन्नी को चुना गया है बीसीसीआई के अध्यक्ष। ओके, 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, इंग्लैंड के पीएम पूछा जा रहा है। तो पहले तो यह क्वेश्चन याद रखेंगे कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो 1942 में, ठीक है। एक क्वेश्चन याद रखेंगे, क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1942 में आया, ठीक है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, तो कौन थे गाइस उस समय भारत के प्रधानमंत्री 1942 में, विंस्टन चर्चिल, ठीक है, कौन थे, विंस्टन चर्चिल भारत के प्रधानमंत्री थे, कब, 1942 में, ठीक है। चलिए, अक्टूबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सीजेआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। पूछा जा रहा है कि भारत के 50 नंबर के, ठीक है, 50वें नंबर के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया, सीजेआई, हमारे सीजेआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ओके, जल्दी से बताएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो गाइस कौन है, डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़ को क्या है, 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। अब आपका क्वेश्चन है कि 49th, ठीक है, 49th नंबर के जो न्यायाधीश हैं वो कौन थे, ठीक है, इन ये किसी का स्थान लेकर आए होंगे ना, किसी का स्थान हटाकर आए होंगे ना, मतलब कोई इनसे पहले न्यायाधीश रहे होंगे, तो 49वें नंबर के न्यायाधीश कौन थे, ठीक है, जिनकी जगह इन्होंने ली, ठीक है, किसने, डी वाई चंद्रचूड़ ने। चले, 5 अगस्त 2022 को किस देश ने SAFF अंडर 20, ठीक है, SAFF अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि किस देश ने SAFF अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती, तो किसने जीती गाइस, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, अंडर 20, ठीक है, अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप भारत, ठीक है, मैंने उस दिन बताया था कि अंडर 20 दिख जाए तो भारत ही लगा देना, ठीक है। तो किसने जीती है, भारत ने जीती है। ओके, चलिए, प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस क्या है, ये एक उपन्यास है, ठीक है। पूछा जा रहा है ये किसने लिखा, ठीक है, इसके राइटर या इसके ऑथर कौन है, तो किरण देसाई, ठीक है, किरण देसाई। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस उपन्यास किसका है, किरण देसाई का है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, ठीक है, तो किसकी, न्यूजीलैंड की कैपिटल पूछी जा रही है कि न्यूजीलैंड की कैपिटल कौन सी है, तो गाइस कौन सी है, वेलिंगटन। ओके, वेलिंगटन किसकी है, न्यूजीलैंड की कैपिटल है, तो उसे याद रखेंगे। ओके, चलिए, भारत के किस वायसराय
के कार्यकाल में, भारत के किस वायसराय कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, ठीक है, शहीद भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दी गई, ठीक है। तो पूछा जा रहा है जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था, ठीक है। तो कौन था गाइस, अभी हमने देखा था गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट अभी हमने देखा था। तो हमने वहां पे क्या देखा था, कब हुआ था पहली बार, तो इन कब हुआ था, ये हुआ था 1931 में गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। और 1931 में ही इन लोगों को फांसी दे दी गई थी, ठीक है, 1931 में फांसी दे दी गई थी। इसीलिए पता है इस पैक्ट के बाद क्या किया था, भारत की जनता में बहुत सारे युवाओं ने, बहुत सारे भारतीयों ने गांधी जी को जो है काले झंडे दिखाए थे, ब्लैक फ्लैग दिखाए थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि गांधी जी अगर चाहते तो ये पैक्ट हुआ था, इस पैक्ट के माध्यम से, पैक्ट का मतलब है समझौता था एक वायसराय और गांधी जी के बीच। उस समझौते में कुछ गांधी जी की शर्तें थी जो वायसराय ने मान ली थी, ठीक है, कुछ वायसराय की थी जो गांधी जी ने मान ली थी। तो यहाँ पर जनता ये कह रही थी कि अगर गांधी जी चाहते तो यहाँ पर एक शर्त ये भी रख सकते थे कि इन तीनों लोगों को फांसी ना हो, ठीक है, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए जब ये पैक्ट करके गांधी जी लौटे, समझौता करके लौटे, तो लोगों ने उनको काले झंडे दिखाए, विरोध किया गांधी जी का। काले झंडे का मतलब होता है विरोध करना किसी का भी, ठीक है। तो ये लॉर्ड इरविन, ठीक है, उस समय कौन थे, 1931 में लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे जब इन लोगों को फांसी हुई थी, ठीक है। अब आप लोगों का एक और क्वेश्चन आ गया, बहुत देर से नहीं पूछा, इनको फांसी कब हुई थी, ठीक है, मुझे डेट चाहिए, ईयर बता चुके हैं, मुझे डेट चाहिए कि इन लोगों को फांसी कब हुई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, ठीक है। चले, इन लोगों को फांसी कब हुई थी। और भाई भगत सिंह के चहेते बहुत हैं हमारे भारत में, क्योंकि बहुत ही ये शहीद हैं, ठीक है, बहुत ही स्वतंत्रता प्रेमी थे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कि कौन कौन भगत सिंह को बहुत चाहता है, ठीक है, क्योंकि लोगों की जैसे हमें स्टूडेंट की थिंकिंग भी तो मुझे पता चलनी चाहिए ना। चलिए तो देखते हैं, वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि वंदे मातरम पहली बार किस कांग्रेस के अध्यक्ष अधिवेशन में गाया गया, ठीक है, किस बैठक में गाया गया। तो गाइस कौन सा था, 1896, ठीक है, 1896 जो कांग्रेस का अधिवेशन था, यहाँ पे पहली बार वंदे मातरम गाया गया, ठीक है, वंदे मातरम यहाँ पर पहली बार गाया गया। ओके, चले तो देखते हैं गाइस, नेक्स्ट है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO, ठीक है, WHO के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो कब स्टैब्लिश हुआ, ये पूछा जा रहा है कि WHO कब स्टैब्लिश हुआ। तो कब हुआ गाइस, ये हुआ 1948, ठीक है, 1948। WHO की स्थापना कब हुई, 1948 में, हमारा भारत आजाद हो गया था उसके बाद, ठीक है। तो याद रखेंगे, थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट करेंगे कि भाई 1948 में तो हमारा भारत आजाद हो चुका था, क्योंकि क्वेश्चन पता है कंफ्यूज करने के लिए कैसे दे दिया, यहाँ पे तो पूछ ले रहा है कि कब हुई। क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि भारत WHO की स्थापना भारत की स्वतंत्रता से पहले हुई या बाद में हुई, ठीक है। तो चीजों को बस कनेक्ट करना सीखेंगे कि 48 का पीरियड है, तो भाई सिंपल सी बात है, हमारा भारत यहाँ पे आजाद हो चुका था, 47 में आजाद हो गया, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखेंगे, ठीक है। चले, अगर लैंग्वेज में क्वेश्चन देगा तो इसी तरीके से हो देगा कि पहले हुई या बाद में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वर्ल्ड वॉर से बनते हैं कि ये वाले संगठन की स्थापना वर्ल्ड वॉर से पहले हुई या बाद में, है ना। तो हमें ये थोड़ा सा एक डाटा याद रखना है, खाका बना के रखना है दिमाग में। चले, 22वां क्वेश्चन है, किस देश को हजार झीलों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो हजार झीलों की भूमि, ठीक है, पूछा जा रहा है कि किस देश को हजार झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो गाइस एक देश है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ पर हमारा जो नॉर्थ, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर यूरोपीय कंट्री, सभी को पता है यहाँ यूरोपीय कंट्री फैली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक देश है, ठीक है, यहाँ पर 3 देश हैं, एक क्या, यहाँ पर 3 देश हैं, स्वीडन, फिनलैंड और, तो यहाँ पर क्या है, फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड जो हमारा क्या है, हजार झीलों का देश है। हजार झीलों का मतलब ये नहीं है कि मतलब भाई अब आप लोग सोच रहे होगे इसमें इतनी सारी झील है, इतना सारा पानी, नहीं, ये क्या है ना, पेनिनसुला है, ठीक है, ठीक है, पेनिनसुला है, इस तरीके से 3 देश बटे हुए हैं इस पेनिनसुला में। तो फिनलैंड यहाँ पर है, तो फिनलैंड क्या है ना, इनकी भूमि इतनी ज्यादा उबड़ खाबड़ है, इतनी ज्यादा उबड़ खाबड़ है, और पूरा का पूरा बर्फ से दबा हुआ है, ठीक है। तो जहां पर बर्फ पिघल जाती है वहीं क्या है, झील का रूप ले लेती है, पानी का रूप ले लेती है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पानी के छोटे स्रोत हैं पानी के, है ना। तो वही इसीलिए इसको हजार झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को, ठीक है। तो वो छोटी लेक का रूप ले लेती हैं। ओके,
तो 3 देश हैं यहाँ पर, एक तो आपका स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, ठीक है। 3 देश हैं, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। उन्हीं में से तीसरे नंबर का देश जो है यूरोप में जो है फिनलैंड है। चलिए, एन ऑटोबायोग्राफी डैश की आत्मकथा है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन जो था गाइस वो फिनलैंड वाला पूछा गया क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो उसे बहुत अच्छे से याद रखना है कि 1000 देशों का जो 1000 झीलों का देश कौन सा है, फिनलैंड, ठीक है। वहीं का एक देश है नॉर्वे, उन्हीं आइलैंडों में, ठीक है, उन्हीं में एक देश है नॉर्वे। तो वो क्या है, अर्धरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे है, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखेंगे, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। चलिए, तो एन ऑटोबायोग्राफी डैश की आत्मकथा है, तो किसकी है ये, जवाहरलाल नेहरू की है, इसीलिए हम इस पे स्टार लगा लेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इनकी जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मकथा है, कौन सी, एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक निम्न में से किस नेता की है, ठीक है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ठीक है, बुक है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, किसकी पुस्तक है ये पूछा जा रहा है। तो गाइस किसकी है, मनोहर पर्रिकर, ठीक है, मनोहर पर्रिकर की पुस्तक है। तो इसे भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है पुस्तक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मनोहर पर्रिकर की पुस्तक है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। ओके, चलिए नेक्स्ट है, चक्रवात के केंद्र को डैश कहा जाता है, ठीक है। तो चक्रवात के केंद्र को क्या कहा जाता है, साइक्लोन का जो केंद्र होता है गाइस उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ये साइक्लोन है, ठीक है, तो इसके सेंटर को, इसके केंद्र को क्या कहा जाता है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है गाइस आंख, ठीक है, आंख या आई, ठीक है, चक्रवात की आंख, ठीक है। अगर क्वेश्चन बने चक्रवात की आंख, चक्रवात की आंख, ठीक है, तो आंख का मतलब यहाँ पर बात हो रही है सेंटर की, बिल्कुल केंद्र की बात हो रही है। चक्रवात के केंद्र को क्या कहा जाता है, उसकी आंख कहा जाता है, चक्रवात की आंख, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। चलिए, सिटीजन एंड सोसाइटी, ठीक है, सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक पूछा जा रहा है, तो कौन है, सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक, ठीक है, तो कौन है गाइस, हामिद अंसारी, ठीक है, हामिद अंसारी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, हामिद अंसारी सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे, ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, ओके, बांग्लादेश की करेंसी क्या है। ज्योग्राफी का मेरा जो प्लेलिस्ट है जाके देखेंगे, ज्योग्राफी बाय छवि मैम, वहां पर आपको सारी बाय लोकेशन, सारी लोकेशंस के साथ कंट्रीज करा रखी हैं, उनकी कैपिटल्स करा रखी हैं, उनकी करेंसीज करा रखी हैं, बहुत अच्छे से करा रखा है, देख सकते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है गाइस, तो क्या है, टका, ओके, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है, तो उसे याद रखेंगे। चलिए, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य पूछा जा रहा है, क्लासिकल डांस कौन सा है गाइस, क्लासिकल डांस और फोक डांस, ठीक है। क्लासिकल डांस और फोक डांस पर मैंने अभी आपको एक हफ्ते पहले ही वीडियो कराई है, तो जाकर देख लेंगे उसको, ठीक है। तो प्लेलिस्ट है मेरी, प्लेलिस्ट किस नाम से, ट्रिकी स्टैटिक जीके बाय छवि मैम, ठीक है, ट्रिकी स्टैटिक जीके बाय छवि मैम, क्योंकि उसमें प्लेलिस्ट में मैंने सारा ट्रिक से करा रखा है, ठीक है। तो वो क्लास ही आपकी ट्रिक से चली है, तो उसको जाकर जरूर कर लेंगे, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य तो कौन सा है, भरतनाट्यम, ठीक है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम। वहां पे तमिलनाडु के जो भी क्लासिकल और फोक डांस है मैंने आपको बड़े अच्छे से ट्रिक से समझाए हैं, तो वहां पर जाके देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज ओके, चलिए अब यहाँ पे 3 और हैं, कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश का, ओके, कुचिपुड़ी गाइस आपका कहाँ का है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्रा का है, कथकली केरल का है, ठीक है, और कथक आपका कहाँ है, यूपी का, ठीक है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे थोड़ा सा। अबू धाबी किसकी राजधानी है, अबू धाबी किसकी राजधानी है गाइस, ये किसकी है, यूएई, ठीक है, अबू धाबी किसकी राजधानी है, यूएई की, ठीक है, यूएई की, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, जिसको यूएई भी कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है कौन सी, अबू धाबी, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसने विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित अपनी खोजों के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसन में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है, ठीक है, फिजियोलॉजी या मेडिसन में नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है, इनका विषय क्या है, विलुप्त
विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित, ठीक है। तो विषय किस विषय में जीता है, तो विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित विषय में, ठीक है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीता है। ओके, तो किसने जीता है गाइस, तो ये किसने जीता है, ये जीता है फिजियोलॉजी या मेडिकल यानी चिकित्सा का, आपके चिकित्सा की बात हो रही है, तो किसने जीता है, स्वांते पावो, ठीक है। 2022 का है नोबेल पुरस्कार, आपको पता है इंपॉर्टेंट होते हैं तो याद रखेंगे, स्वांते पावो ने जीता है फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, वॉकर कप, ठीक है, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है। देखिए गाइस, आपको पता है हम इस सीरीज में एक कप जरूर लेके आते हैं, ठीक है, एक कप या ट्रॉफी से मैं हर सीरीज में क्वेश्चन लेके आती हूँ, क्योंकि आपको भी पता होगा कि कप या ट्रॉफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये जो बनाती हूँ ना 50 क्वेश्चन की आपकी सीरीज, मैं इसका वेटेज उस तरीके से रखती हूँ कि जब तक आपका एग्जाम हो तब तक आप हर एक पहलू, हर एक पॉइंट को टच कर जाओ, जीएस के, जीके के, है ना। तो वह उसी तरीके से हम इसको बनाते हैं। चलिए, तो वॉकर कप किस खेल से संबंधित है, ये संबंधित आपका गोल्फ, ठीक है, वॉकर कप आपका गोल्फ से संबंधित है, तो उसे याद रखेंगे। चलिए, काजिल कुंभ मरुस्थल, ठीक है, काजिल कुंभ मरुस्थल डैश में स्थित है। ओके, काजिल कुंभ मरुस्थल किस में स्थित है, ये पूछा जा रहा है गाइस। यहाँ पर किस में स्थित है, यहाँ पर देश दे रखे हैं 4, तो किसमें, उज्बेकिस्तान, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, काजिल कुंभ मरुस्थल उज्बेकिस्तान में स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन से मरुस्थल है, थार हो गया आपका, सहारा हो गया, कालाहारी हो गया, है ना, नामीबिया हो गया, इस टाइप के मरुस्थल तो सबको याद ही होंगे, ठीक है। तो कुछ अलग नाम था, इस टाइप के मरुस्थल को खूब घोल के पी जाना है, रट के पी जाना है, ठीक है, क्योंकि वो तो सबको ऊपर ऊपर वाले याद होते हैं, लेकिन इस टाइप के आप लोग भूल जाते हो। ओके, चलिए, निम्न में से कौन सा शहर 2034 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा, ठीक है, तो पूछा जा रहा है कौन सा शहर 2034 के एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा, होस्टिंग करेगा, ठीक है। तो कौन सा शहर करेगा गाइस, ये करेगा रियाद, ठीक है। कौन सा शहर करेगा मेजबानी 2021 एशियाई खेलों की, रियाद करेगा। अब ये आपका एक और क्वेश्चन है, काफी देर बाद मैंने दिया है, ये रियाद जो है किस देश का शहर है, ठीक है, रियाद शहर किस देश का है, ये आपको नाम नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए, देखते हैं सितंबर 2022 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया, तो ठीक है, फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान है, ठीक है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या नाम है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है, किसे सम्मानित किया गया इससे, तो सिंपल सी बात है, ये किसे, स्वाति पीरामल, ठीक है, क्योंकि ये हमारे भारतीय को सम्मानित किया गया है, इसीलिए यहाँ पूछा भी गया है, ठीक है, स्वाति पीरामल। ओके, इनको सम्मानित किया गया, ये भारतीय हैं, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस डैश को मनाया जाता है, तो गाइस राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है कब, 24 अप्रैल को, ठीक है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और पंचायतें सबसे पहले कहाँ पर लागू की गई, पंचायत व्यवस्था कहाँ पर, राजस्थान, ठीक है, पंचायत व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में, राजस्थान के नागौर में, ठीक है, सभी को पता होगा, ये चीज कॉमन से फैक्ट होते हैं, आप पढ़ लेते हैं, राजस्थान के नागौर में सबसे पहले स्थापित की गई। और सेकंड नंबर पे आपकी आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में सेकंड नंबर पे स्थापित की गई पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। किस समिति की सिफारिश पर यह स्थापित की गई थी, तो बलवंत मेहता, ठीक है, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को लागू किया गया था। ओके, तो उस चीज को याद रखेंगे। और कितने स्तर की जो है पंचायत है हमारे भारत में, तो कितने स्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया, तो त्रिस्तरीय, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। इससे पहले अशोक मेहता ने भी द्विस्तरीय, अशोक मेहता नाम के व्यक्ति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी, लेकिन उसे छोड़कर त्रिस्तरीय, 3 स्तर पर जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, ठीक है। चलिए, देखते हैं एबेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि जो एबेल पुरस्कार है किस क्षेत्र में
जो है उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्यों के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो किस क्षेत्र में गाइस ये दिया जाता है आपका? देखिए बच्चे यहाँ पे वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो बच्चे सीधा सीधा कहाँ जाएंगे? साइंस पे, विज्ञान पे। ठीक है, तो विज्ञान नहीं है भाई, वैज्ञानिक, उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्यों के लिए गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एवल पुरस्कार। ठीक है, एवल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं? गणित का नोबल। ठीक है, गणित का नोबल, गणित का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है किसको? एबेल को। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, चाहे एबेल आ जाए चाहे गणित का नोबल पुरस्कार आ जाए, तो किसकी बात हो रही है? एबेल की। ठीक है, चलिए, ग्राम विकास योजनाओं के संबंध में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्य क्या है? ठीक है, ग्राम विकास योजनाओं के संबंध में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्य क्या होता है? ठीक है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्य क्या है, ये पूछा जा रहा है ग्राम विकास योजनाओं के संबंध में। ठीक है, तो क्या है इसका कार्य? इसका कार्य है, ये सभी होगा ऑप्शन डी, योजनाओं का क्रियान्वयन करना, पर्यवेक्षण करना, मूल्यांकन करना। ठीक है, योजनाओं का क्रियान्वयन करना, योजनाओं का पर्यवेक्षण करना और योजनाओं का मूल्यांकन करना, ये सभी जो है इसके कार्य है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्य। ठीक है, ग्राम विकास योजनाओं के संबंध में। चलिए, भारत में पहली महिला बैंक की स्थापना, भारत में कहाँ? भारत में पहली महिला बैंक, ठीक है, महिला बैंक की स्थापना किस समिति से संबंधित है? ठीक है, भारत में पहली महिला बैंक की स्थापना किस समिति से संबंधित है? ठीक है, तो कौन सी समिति थी गाइस? किस समिति की सिफारिश पर पहली महिला बैंक की स्थापना की गई, ये पूछा जा रहा है। तो MBN राव समिति। ठीक है, MBN राव समिति जो है पहली महिला बैंक की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्वान नाटक नागानंद का लेखक है? ठीक है, पूछा जा रहा है नागानंद, पहली बार तो क्या है? एक नाटक है। ठीक है, तो नागानंद क्या है? इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, कि नागानंद नाटक है। ठीक है, या जैसे कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा नागानंद का लेखक। ठीक है, ये नाटक है या ये कोई साधारण रंगमंच है? ठीक है, या कोई कला है? तो ध्यान रखेंगे नागानंद या उपन्यास है। ठीक है, या कोई आपकी कृति है, रचना है, लेख, पुस्तक है। ठीक है, तो नागानंद क्या है? नाटक है। ठीक है, और इसका लेखक कौन है गाइस? तो कौन है? हर्षवर्धन। ठीक है, नागानंद का लेखक कौन है? हर्षवर्धन है, तो उसे याद रखेंगे। चलिए, इनमें से किसने वर्ष 1844 में सूरत में मानव धर्म सभा की स्थापना की? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में से किसने? सूरत। ठीक है, सूरत गुजरात। ठीक है, सूरत गुजरात में, सूरत गुजरात में। ठीक है, गुजरात भी ऑप्शन में अगर दे दिया जाए कि गुजरात में मानव धर्म सभा, ठीक है, तो एक ही बात है, गुजरात के सूरत में किसने की? तो दुर्गा राम मंचारा ने। ठीक है, दुर्गा राम मंचारा, ऑप्शन ए होगा आपका। इन्होंने क्या है? मानव धर्म सभा की स्थापना की गुजरात के सूरत में। ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस रियासत ने एक जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल होने का निर्णय लिया? ठीक है, पूछा जा रहा है कि किस रियासत ने जनमत संग्रह के बाद, ठीक है, 1 मिनट गाइस, आप आंसर करेंगे। ओके, चलिए, निम्न में से किस रियासत ने एक जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल होने का निर्णय लिया? ठीक है, तो जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल होने का निर्णय किसने लिया, किस रियासत ने लिया? तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये बताना है। ओके, ये बताना है, तो आप बताएंगे ये जूनागढ़। ओके, जूनागढ़ ने, रियासत ने, जूनागढ़ जो रियासत थी, ठीक है, जूनागढ़ जो रियासत थी, इसने क्या किया था? जनमत संग्रह। ठीक है, याद रखेंगे, जनमत संग्रह के तहत भारत में शामिल हुई थी जूनागढ़ रियासत। ठीक है, कुछ रियासतें रह गई थी। ठीक है, कुछ रियासतें भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी रह गई थी भारत में शामिल होने के लिए, जो धीरे धीरे शामिल हो गई। ठीक है, हैदराबाद को आपको पता है पुलिस प्रशासन के तहत, ठीक है, ऑपरेशन जो जीरो चलाया गया था, ठीक है, ऑपरेशन जीरो के तहत हैदराबाद को शामिल किया गया। ठीक है, आपका कश्मीर जो था, कश्मीर को जो है विलय पत्र के द्वारा ही, उस समय शासक कौन थे? हरि सिंह थे, और नेहरू जी अपने प्रधानमंत्री थे, विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखेंगे। चलिए,
यहाँ पर ऑपरेशन पोलो होगा गाइस, ऑपरेशन पोलो, ठीक है। हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ठीक है। मतलब कुल मिला के प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ठीक है, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। और कश्मीर को क्या है, विलय पत्र, विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत ज्यादा, तो उसे याद रखेंगे। और जूनागढ़ आपका जनमत संग्रह हो ही गया है ना, विलय पत्र हुआ था तो कश्मीर के शासक उस समय कौन थे, तो हरि सिंह थे। कौन थे गाइस, हरि सिंह, ठीक है। हरि सिंह उस समय शासक थे। और इधर हमारे कौन थे, नेहरू, हमारे नेहरू जी उस समय, चाचा नेहरू प्रधानमंत्री थे। चलिए, भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित परिकल्पित लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, ठीक है, कितनी है। तो पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में परिकल्पित लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, मतलब संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो गाइस कितनी है, ये है आपकी 550, ठीक है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है, तो उसे याद रखेंगे, मैक्सिमम, ठीक है, कितनी है, 550 है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से एक है कि प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में लोकसभा के सदस्य कितने हैं, ठीक है, प्रेजेंट में लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको आंसर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक बार बता दूं कि बच्चे सोच रहे होंगे मैम 552 हमने पढ़ी है अधिकतम, ठीक है। तो गाइस ये पुराना डाटा है, क्या हुआ है, अभी दो एंग्लो इंडियन, ठीक है, दो एंग्लो इंडियन जिनको लोकसभा में राष्ट्रपति जी नियुक्त करते थे उनको हटा दिया गया है, ठीक है, बिल पास करके उनको हटा दिया गया है। तो अब 550 ही बचती है मैक्सिमम, ठीक है। एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के पूछा जा रहा है कि कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। तो पहली बार तो एक पॉइंट याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्य जो है 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि कितने सदस्य होते हैं, तो गाइस कितने होते हैं, 1/3, ठीक है, 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, 1/3 सदस्य। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2/6 काट देंगे, 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे 2/6 मतलब 2 वर्ष और नीचे 6 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष होता है, और 2 वर्ष में ये सेवानिवृत्त होते हैं, तो इसको हम काट देंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है गाइस। तो कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, पावो क्रिस्टेसस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। पावो क्रिस्टेसस, कौन सा कथन सही नहीं है, पावो क्रिस्टेसस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नीलंबो न्यूसीफेरा भारत का राष्ट्रीय फूल है, ठीक है। फिकस बेन फिकस बेंगलेंसिस भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। गाइस ये इन सब के क्या है, ये बॉटनिकल नेम्स, ठीक है, जूलॉजिकल नेम ये सब दे रखे हैं, ठीक है। आपका ये जो वृक्ष है इसका ये बॉटनिकल नेम है ना, कमल का भी, ये इनके साइंटिफिक नेम दे रखे हैं। तो इसमें सही कौन सी नहीं है, मैग्नीफेरा इंडिका भारत का राष्ट्रीय पशु है, ये सही नहीं है, ठीक है, ये गलत है। बाकी ये सब आपके सही है, ठीक है। पावो क्रिस्टेसस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी ये मोर है, हमारा मोर, ठीक है, मोर, ओके। यहाँ पे आपको नीलंबो न्यूसीफेरा भारत का राष्ट्रीय फूल है, यानी ये कमल की बात हो रही है, ठीक है। और फिकस बेंगलेंसिस भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, ठीक है। तो पेड़, यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, ठीक है, तो ये और इसकी बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे अब क्वेश्चन, ठीक है, इसका तो आंसर आप करेंगे कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले हैं, कोई पीपल कहेगा, कोई बट कहेगा, है ना, कोई बरगद कहेगा। तो राष्ट्रीय वृक्ष जो है हमारा कौन सा है, ये जल्दी से बताना। कोई बोधि वृक्ष कहेगा, देखते हैं किसका आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण डैश के अंतर्गत आता है, ठीक है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किसके अंतर्गत आता है, गाइस अभी कराया था आपको, परसों ही मैंने जो है आर्टिकल्स के ऊपर क्लास कराई है, जहां पर हमने पूरा एक से लेकर 395 आर्टिकल हमने देखे थे उस दिन सारे, ठीक है। तो जिसने भी किया होगा, मुझे नहीं लगता कि वो इस क्वेश्चन को गलत कर सकता है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29, ठीक है, आर्टिकल 29 में है, तो उसे याद रखेंगे, ठीक है।
ओके चलिए। डैश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए दुनिया के पहले परमाणु बम का आविष्कार किया। ठीक है, तो पूछा जा रहा है किसने यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए दुनिया के पहले परमाणु बम का आविष्कार किया। ठीक है, किसने अमेरिका के लिए दुनिया के पहले परमाणु बम का आविष्कार किया? तो गाइस किसने? जे ओपेनहाइमर। ठीक है, जे ओपेनहाइमर ने, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नाम। ठीक है, जे ओपेनहाइमर ने क्या है, दुनिया के पहले परमाणु बम का आविष्कार किया। अमेरिका शब्द को भी अगर हम हटा दें तो दुनिया का पहला परमाणु बम के आविष्कारक कौन है? जे ओपेनहाइमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय की पूर्ववर्ती किसे भारत की पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है? ठीक है, पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। पूर्ववर्ती, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पूर्ववर्ती बता दूं आपको। पूर्ववर्ती का मतलब होता है गाइस कि जैसे देखिए, जैसे ये हिमालय है, ठीक है, हिमालय, जब हिमालय नहीं बना था उससे पहले से, जब हिमालय नहीं बना था उससे पहले से जो नदी बहती आ रही है, ठीक है, वो क्या है? भारत की पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, नदी बहती गई और हिमालय क्या है? उठता गया, हिमालय बढ़ता गया, लेकिन ये नदी पहले से ही यहाँ बह रही है। ठीक है, तो ये पूर्ववर्ती होता है। ठीक है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है, मतलब हिमालय के बनने से पहले से वो नदी बह रही थी। तो कौन सी पूर्ववर्ती नदी है इनमें से? तो गाइस कौन सी है आपकी? ये सभी होंगी। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये सभी पूर्ववर्ती नदी हैं, क्योंकि सतलज और ब्रह्मपुत्र आपकी सभी को पता है ये तिब्बत से निकलती हैं, मानसरोवर झील के पास से। ठीक है, तो तिब्बत से जब आती है, ये हिमालय सबसे नवीन अवसंरचना है, नवीन संरचना है हिमालय सबसे ज्यादा, तो ये बाद में बना है, नदियां बहुत पहले से वहां से निकल रही हैं। ठीक है, और आपकी गंगा नदी भी क्या है? गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड के गंगोत्री से, तो गंगोत्री से जहां से निकलती है, ठीक है, मध्य हिमालय से, उसके बाद भी आपका शिवालिक हिमालय जो नवीन हिमालय है बहुत बाद में वो बना है। ठीक है, तो इसीलिए ये पहले से ही निकल रही है, हिमालय की संरचना बाद में हुई है, तो इसीलिए पूर्ववर्ती, ठीक है, पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। ठीक है, पश्चिमवर्ती या पश्चात्यवर्ती नदियां वे कहलाती हैं जो हिमालय के उत्थान के बाद बहना शुरू हुई थी। ठीक है, हिमालय का उत्थान हुआ, उस पे ग्लेशियर्स बने, उसके बाद वे नदियां बही पानी के रूप में, वो पश्चातवर्ती या बाद में बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती पहले वाली हिमालय से पहले की होती हैं। ठीक है, चलिए, पादप किस प्रक्रम में ग्लूकोज निर्मित करते हैं? ठीक है, तो प्लांट्स जो होते हैं किस प्रक्रम में ग्लूकोज निर्मित करते हैं? ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि प्लांट्स किस प्रक्रम में ग्लूकोज निर्मित करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, जब प्लांट जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कर रहे होते हैं, ठीक है, तब क्या करते हैं? ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ओके, तो इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, कांस्य मिश्र धातु, कांस्य मिश्र धातु निम्न में से किन का मिश्रण है? ठीक है, तो कांसा पूछा जा रहा है कि कांसा किन किन धातुओं से मिलकर बना है? ठीक है, कांसा किन किन धातुओं से? तो ये Cu और Sn, ठीक है, Cu और Sn से मिलकर बना है। अब यहाँ पर आपको मुझे मुझे यहाँ पे आपकी नॉलेज देखनी है कि Cu का मतलब क्या है, हिंदी में लिख के देंगे। ठीक है, Sn का मतलब क्या है? ठीक है, Cu और Sn किस धातु को कहा गया है? पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, देखते हैं भाई आपकी नॉलेज कितनी है। ठीक है, आपकी नॉलेज कितनी है। चलिए, किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र यानी डिवाइस को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त डिवाइस या यंत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? तो आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, तो क्या कहते हैं? एमीटर। ठीक है, एमीटर कहा जाता है, एमीटर कहा जाता है किसी परिपथ में विद्युत धारा के लिए प्रयुक्त यंत्र या डिवाइस को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए। ठीक है, किसी भी परिपथ में बह रही विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र या जिस डिवाइस का यूज होता है उसको क्या कहा जाता है? तो एमीटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये गाइस आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओके, यहीं पे होता है आपका सेशन खत्म। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, याद से ज्वाइन कर लेंगे, सारे PDF आपको यही मिलते हैं। और ये क्या है? आपका व्हाट्सअप नंबर है, तो कोई भी क्वेरी हो सिलेबस से रिलेटेड, बुक वगैरह, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे होता है गाइस आपका सेशन खत्म। ओके, चलिए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएंगे अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, और जो भी नए हैं सेशन में, जो भी नए हैं क्लास में, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।